2026 की शुरुआत दुनिया के लिए कुछ बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबरें लेकर आई है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास वेनेजुएला, ईरान, भारत और कई दूसरी जगहों से आई जानकारियों का ढेर है। लेकिन आज हम सिर्फ सुर्खियां नहीं पढ़ने वाले। नहीं। हम कोशिश करेंगे इन घटनाओं के पीछे छिपे पैटर्न को समझने की। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जो शक्ति का संतुलन है, मतलब बैलेंस ऑफ पावर, हम्म। वो तेजी से बदल रहा है। कहीं ये बदलाव बंदूकों के जोर पर हो रहा है, तो कहीं तकनीक और व्यापार के जरिए। तो चलिए पता लगाते हैं कि सत्ता का ये नया खेल आखिर चल क्या रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम इन अलग अलग खबरों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरती है। अच्छा। हाँ, एक तरफ जो स्थापित सरकारें हैं उन्हें सीधी चुनौती दी जा रही है, तो दूसरी तरफ जो बरसों से संघर्ष चल रहे हैं उनका तरीका ही बदल गया है। और इन सब के बीच एशिया में एक ऐसी आर्थिक और तकनीकी शक्ति उभर रही है जो सिलिकॉन वैली के बादशाहत को सीधी टक्कर दे रही है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का सीन लगता है। हाँ, वेनेजुएला। 3 जनवरी 2026 की सुबह सुबह खबर आई कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया है। अनबिलीवेबल था ये तो। मतलब एक देश की सेना दूसरे देश में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को ही उठा ले गई। पिछले कुछ सालों में इतना बड़ा ड्रामा शायद ही देखने को मिला हो। और ये कोई छोटी मोटी रेड नहीं थी। इसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया और इसका जो स्केल था वो बहुत बड़ा था। कितना बड़ा? आप सोचिए, पश्चिमी गोलार्ध में फैले अमेरिका के 20 सैन्य अड्डों से 150 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। 150? हाँ, और जमीन पर डेल्टा फोर्स के कमांडो थे। ये एक बहुत सोची समझी और पूरी ताकत से की गई सैन्य कार्रवाई है। लेकिन इसका आधार क्या था? मतलब अमेरिका ने इसे सही कैसे ठहराया? आधार ये था कि मादुरो पर अमेरिका में नशीली दवाओं की तस्करी और नार्को टेररिज्म के गंभीर आरोप थे। नार्को टेररिज्म, ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई सरकार ड्रग्स की तस्करी से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने के लिए करती है। अच्छा। अमेरिका का यही आरोप था और उनके ऊपर तो $50 मिलियन का इनाम भी रखा गया था। लेकिन फिर भी सवाल तो उठता ही है, भले ही मदुरो पर कितने भी गंभीर आरोप हों, क्या एक देश को हक है कि वो दूसरे सॉवरेन देश के नेता को इस तरह गिरफ्तार कर ले? यही तो इस घटना का सबसे विवादित पहलू है। और अब तो अमेरिका ने कह दिया है कि जब तक सत्ता का सही से हस्तांतरण नहीं होता, वो अस्थायी रूप से देश चलाएगा। ये तो एक तरह से कब्जा करने जैसा नहीं है? बिल्कुल, और इसी वजह से मदुरो की जो उपराष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज, उन्होंने इसे बर्बरता और अवैध अपहरण कहा है। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है और ये एक ऐसी मिसाल कायम कर सकता है जहां कोई भी शक्तिशाली देश किसी भी कमजोर देश के साथ ऐसा कर सकता है। हाँ बिल्कुल, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो एक तरफ अमेरिका ने दूसरे देश में जाके सत्ता को चुनौती दी, वहीं ईरान में लोग खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। हाँ, और ये 2022 के बाद वहां का सबसे बड़ा नागरिक विद्रोह बताया जा रहा है। अच्छा। ये विद्रोह 8 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, चल रहा है और 22 से ज्यादा प्रांतों में फैल चुका है। पर इसकी शुरुआत कैसे हुई? दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत तेहरान के बाजारों में दुकानदारों ने की थी। वजह थी आर्थिक संकट। ईरान की मुद्रा रियाल बुरी तरह गिर गई थी और महंगाई आसमान छू रही थी। तो ये एक आर्थिक विरोध था जो राजनीतिक बन गया। बिल्कुल, देखते देखते ये एक सत्ता विरोधी आंदोलन बन गया। 2022 में भी हमने महसा अमीनी की मौत के बाद बड़े प्रदर्शन देखे थे। इस बार क्या लगा? इस बार नारे सीधे सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। खामेनी मुर्दाबाद और मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा जैसे नारे लग रहे हैं। ओह। ये सीधे सीधे ईरान की थियोक्रेसी, मतलब धर्म आधारित शासन प्रणाली को चुनौती है। लोग अब सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। और सरकार की प्रतिक्रिया कैसी है? बहुत सख्त। कम से कम 10 लोगों की मौत की पुष्टि तो हो चुकी है। सुरक्षा बल आंसू गैस और असली गोलियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी का बयान आया है कि दंगाइयों को उनकी जगह दिखा दी जानी चाहिए। ये तो आग में घी डालने जैसा है। बिल्कुल, ये बयान एक तरह से सुरक्षा बलों को खुली छूट देने जैसा है। और यहाँ बाहरी दखल अंदाजी की भी आशंका बढ़ गई है। अमेरिका? हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो वॉशिंगटन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। तो ये स्थिति बहुत अस्थिर हो गई है। ईरान में ये जो अंदरूनी उबाल है वो हमें एक और तरह के संघर्ष की याद दिलाता है जो अब अपने चौथे साल में पहुंच चुका है।
रूस यूक्रेन युद्ध। यहाँ भी नए साल की शुरुआत बहुत विस्फोटक तरीके से हुई। यहाँ संघर्ष का तरीका ही बदल गया है। अब ये टैंकों और तोपों की पारंपरिक लड़ाई कम है और एक दूसरे के शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की लड़ाई ज्यादा बन गई है। ड्रोन से? हाँ, ड्रोन से। नए साल पर रूस ने यूक्रेन पर 200 से ज्यादा ड्रोन्स की बारिश कर दी। 200 से ज्यादा? जी, और ये कोई आम ड्रोन नहीं थे, ये शाहिद और गेरबेरा टाइप के विस्फोटक ड्रोन थे। तो क्या यूक्रेन इन्हें रोक पाया? देखिए, यूक्रेन की हवाई सुरक्षा ने 2/3 से ज्यादा को तो हवा में ही नष्ट कर दिया, जो एक बड़ी कामयाबी है। फिर भी? हाँ, लेकिन 75 ड्रोन्स फिर भी अपने टारगेट तक पहुंच गए। इसका मतलब है कि यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, पर रूस की संख्या के आगे वो भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा। और निशाना क्या था? ये एक तरह से मनोबल तोड़ने वाली रणनीति है। और यूक्रेन भी तो चुप नहीं बैठा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई में रूस के क्रास्नोडार इलाके में तेल रिफाइनरियों जैसे अहम सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। तो ये एक तरह से ड्रोन वॉर बन गया है? हाँ, लेकिन इसमें आम नागरिक पिस रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि खेरसॉन में एक नए साल की पार्टी पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 24 लोग मारे गए। और यूक्रेन? यूक्रेन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन का उत्तरी यूक्रेन में एक बफर जोन बनाने का आदेश ये दिखाता है कि ये संघर्ष अभी और तेज होगा। दूसरी तरफ गाजा में कागज पर तो युद्ध विराम है। कागज पर ही है, लेकिन वहां की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं लग रही। वहां की स्थिति बेहद नाजुक है। जनवरी 2025 में जो युद्ध विराम शुरू हुआ था, उसका लगातार उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मानवीय संकट है। मौसम की वजह से? हाँ, एक तो जनवरी की शुरुआत में खराब मौसम और बारिश ने विस्थापित लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। और इसी बीच इजराइल ने 37 गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs के काम करने पर रोक लगा दी है। 37 NGOs पर रोक? इसका जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर बहुत भयानक है। ये 37 NGOs कोई मामूली संगठन नहीं है। ये वो लोग हैं जो जमीन पर खाना, दवाइयाँ, साफ पानी, मतलब बेसिक चीजें। हाँ, और घायलों के लिए मेडिकल सहायता पहुंचाते हैं। जब आप उन्हें काम करने से रोकते हैं तो आप असल में लाखों लोगों की लाइफलाइन काट रहे होते हैं। तो फिर उस शांति समझौते का क्या मतलब? यही तो सवाल है। किसी भी शांति समझौते का क्या मतलब अगर जमीन पर लोगों की बुनियादी जरूरतें ही पूरी ना हो रही हों। इसीलिए ये युद्ध विराम कागज पर तो है, लेकिन जमीन पर लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। इन लड़ाइयों और तनाव के बीच दुनिया के दूसरे हिस्सों में शक्ति का संतुलन बहुत अलग तरीके से बदल रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद गाड़ियों की दुनिया से आ रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। खबर है कि चीन की एक कंपनी BYD ने टेस्ला को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी का ताज अपने नाम कर लिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। कुछ साल पहले तक तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था। ये वाकई एक ऐतिहासिक मोड़ है। और ये सिर्फ एक तिमाही के आंकड़े नहीं हैं, ये पूरे 2025 के नतीजे हैं। तो आंकड़े क्या कहते हैं? कितना फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है। BYD ने 2025 में 22.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची, जबकि टेस्ला 16.3 लाख पर ही सिमट गई। 6 लाख गाड़ियों का फासला? जी, ये बाजार में एक स्थायी बदलाव का साफ संकेत है। तो BYD ने टेस्ला को पछाड़ दिया। ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि उनकी गाड़ियां सस्ती हैं, बस यही वजह होगी। क्या ये इतना आसान है? सस्ता होना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। तो फिर क्या है? असल जादू उनकी रणनीति में छिपा है, जिसे वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन? इसका मतलब है कि BYD अपनी गाड़ियों के लगभग सारे जरूरी हिस्से खुद बनाती है, खासकर बैटरी, जो किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का दिल होती है। वो बैटरी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। अच्छा, मतलब ये कुछ एप्पल की स्ट्रैटेजी जैसा है, जो अपने फोन के चिप से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ खुद कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही पकड़ा। ताकि क्वालिटी और लागत दोनों पर नियंत्रण रख सके। एग्जैक्टली। यही वजह है कि वो हर कीमत पर गाड़ी बना सकते हैं। उनके पास सीगल जैसी छोटी और सस्ती कॉम्पैक्ट कार भी है और लग्जरी सेडान भी। और टेस्ला? वहीं दूसरी तरफ टेस्ला आज भी अपने 2 पुराने मॉडल्स, मॉडल Y और मॉडल 3 पर ही 95% निर्भर है। उनके पास कोई नया सस्ता मॉडल नहीं आया। ऊपर से अमेरिका में EV सब्सिडी भी खत्म हो गई, जिससे टेस्ला की गाड़ियां और महंगी हो गईं। तो ये सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं है? नहीं, ये उससे कई ज्यादा हैं। ये इस बात का संकेत है कि तकनीक की दुनिया का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो धीरे धीरे सिलिकॉन वैली से खिसक कर चीन की तरफ जा रहा है। अच्छा।
BYD की सफलता बैटरी तकनीक, मजबूत सप्लाई चेन और सरकारी नीतियों के एक ऐसे इकोसिस्टम पर बनी है जिसे पश्चिम में दोहराना बहुत मुश्किल है। ये एक बड़े बदलाव का आगाज है। एक तरफ ये टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट पावर का कमाल है और दूसरी तरफ भारत में आस्था और लोगों की शक्ति का एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जो शायद दुनिया में कहीं और ना मिले। प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माघ मेला 2026 शुरू हो गया है। और इसके आंकड़े मतलब कल्पना से भी परे हैं। कैसे? मेले के पहले दिन पौष पूर्णिमा पर रात 8 बजे तक 31 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे, सिर्फ एक दिन में। 31 लाख? हाँ, और अनुमान है कि 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 12 से 15 करोड़ लोग आएंगे। 12 से 15 करोड़ लोग? ये तो जर्मनी और फ्रांस की पूरी आबादी को एक साथ प्रयागराज में बसाने जैसा है। हाँ, आप कह सकते हैं। मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है ये सोचकर के इतने लोगों को एक जगह पर मैनेज कैसे किया जाता होगा। ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सार्वजनिक प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा का एक बेहतरीन मॉडल है। कैसे? 800 हेक्टेयर में फैले इस पूरे मेला क्षेत्र को 7 प्रशासनिक जोन में बांटा गया है। श्रद्धालुओं को चलने में दिक्कत ना हो, इसके लिए 126 किलोमीटर लंबी चेकर प्लेट की सड़कें बिछाई गई हैं। वाह! गंगा नदी के ऊपर अलग-अलग रंगों के पंटून पुल बनाए गए हैं ताकि भीड़ को आसानी से एक से दूसरी जगह भेजा जा सके, कोई भ्रम ना हो। और सुरक्षा की क्या इंतजाम है? इतनी बड़ी भीड़ में तो सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती होगी। बिल्कुल। सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं और उनके साथ ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और NDRF जो कि हमारी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। हाँ, जो किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहती है। जी, उनकी टीमें भी मौजूद हैं। ये दिखाता है कि सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। मैंने सुना इस बार कुछ नया भी है। हाँ, इस बार तो पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर से मेले का नज़ारा देखने और पैराग्लाइडिंग जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। ये दिखाता है कि कैसे आस्था और आधुनिक लॉजिस्टिक्स एक साथ मिलकर एक अद्भुत अनुभव बना सकते हैं। और इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करने के लिए जाहिर है सरकार को भी अपने सिस्टम को लगातार बदलना पड़ता है। बिल्कुल। इसी कड़ी में 1 जनवरी से कुछ नए वित्तीय नियम भी लागू हुए हैं जो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डालेंगे। जी हाँ, और ये बदलाव शासन को ज्यादा पारदर्शी और कुशल बनाने की कोशिश है। जैसे पैन और आधार को लिंक करना अब बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा। ऐसा न करने पर बैंक खाते और निवेश से जुड़ी सेवाओं में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया गया है। हाँ, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में बढ़ोतरी होगी। हाँ, मैंने PM किसान योजना में भी किसी बड़े बदलाव के बारे में सुना है। हाँ, वो एक बहुत अहम बदलाव है। अब PM किसान योजना का लाभ लेने के लिए एक नई डिजिटल फार्मर ID शुरू की गई है। डिजिटल फार्मर ID, ये क्या है? ये एक यूनिक ID है जो किसान के जमीनी रिकॉर्ड, वो कौन सी फसल उगाते हैं, उनके आधार कार्ड और बैंक खाते, इन सबको एक साथ जोड़ देगी। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि सरकारी योजनाओं का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे और पारदर्शी तरीके से असली किसान तक पहुंचे। ये भारत के गवर्नेंस को ज्यादा डेटा ड्रिवन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा उसका निचोड़ क्या है? हमने एक ऐसी दुनिया देखी जो हमारी आंखों के सामने बदल रही है। एक तरफ वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन, ईरान में लोग सड़कों पर, वहीं चीन की एक कार कंपनी अमेरिका की तकनीकी बादशाहत को चुनौती दे रही है और भारत में करोड़ों लोग आस्था के महाकुंभ में जुट रहे हैं। आज की चर्चा से ये साफ है कि शक्ति या पावर का कोई एक रूप नहीं होता। सही बात है। हमने देखा कि कैसे एक कार कंपनी की व्यापारिक रणनीति वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत दे सकती है और कैसे एक धार्मिक मेले को सफल बनाने के लिए अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। हर घटना अपने आप में बड़ी है, लेकिन जब हम इन्हें जोड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि दुनिया कितनी जटिल और आपस में जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि शक्ति कई रूपों में आती है। एक डेल्टा फोर्स कमांडो के हमले में, तेहरान की सड़कों पर लगे नारों में, एक चीनी कार कंपनी के सेल्स चार्ट में, और संगम में लगी एक डुबकी की सामूहिक आस्था में भी। सही। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भविष्य में दुनिया को बदलने वाला अगला बड़ा बदलाव कहाँ से आएगा? क्या ये किसी युद्ध के मैदान से उभरेगा, किसी कंपनी के बोर्डरूम में लिए गए फैसले से आएगा, या फिर किसी तीर्थ स्थल से जहां करोड़ों लोगों की सामूहिक इच्छा एक नई दिशा तय करेगी? शायद इसका जवाब
इन सभी जगहों पर छिपा कोई है। पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।